नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने पर सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर की गई है। विधायक इरफान और भाई समेत कई पर मुकदमा किया गया है। लापरवाही पर चमनगंज चौकी प्रभारी भी सस्पेंड किए गए हैं और कई पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बड़ी खबर। एबीपी गंगा की खबर का असर कानपुर में। खबर दिखाने पर सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर। विधायक इरफान और भाई समेत कई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही पर चमनगंज चौकी प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई है और कई पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कानपुर से बड़ी खबर। एबीपी गंगा की खबर का असर। एबीपी गंगा इम्पैक्ट कानपुर में। हमने जब खबर दिखाई तो उसका असर सामने आया है। विधायक और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई, चौकी इंचार्ज पर भी एक्शन। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रभात, पूरी बात बताइए। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो सामने आता है जिसमें जो सपा के विधायक है इरफान सोलंकी, वो जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर भीड़ के साथ मौजूद होते हैं। उस समय उनके साथ में सीओ, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज समेत कई लोग मौजूद होते हैं और बहुत सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कई लोग को मास्क नहीं लगाते। इसकी खबर प्रमुखता से एबीपी गंगा ने दिखाई थी, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने जो एक्शन में आई है और विधायक समेत उनके भाई और अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं पुलिस के जो चौकी इंचार्ज है, क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज, उसके ऊपर गाज गिरी है, उनको निलंबित किया गया है। तो जो सीओ वहाँ पर मौजूद थे, जो इंस्पेक्टर वहाँ पर मौजूद थे, तो उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि आखिरकार वहाँ क्या कर रहे थे। तो इस बार कानपुर में जो एक्शन में दिख रही है पुलिस, और लगातार जिस तरह से एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि एक विधायक की तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं खुलेआम, तो उसके बाद तो कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। जैसा कि अभी प्रभात बता रहे हैं, विधायक और उनके भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर दिखाने के बाद हमारे लापरवाही पर चमनगंज चौकी प्रभारी भी सस्पेंड किए गए और कई पुलिसकर्मियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रभात अवस्थी, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर भी कानपुर से है। वहां पर दबंगों की गुंडागर्दी दिखाई दी है। विरोध जताने पर हमला किया है। घर के अंदर घुसकर महिलाओं को पीटा है। पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है इन लोगों ने। बर्रा के छेदीपुरवा इलाके का ये सारा मामला। घर के अंदर घुसकर महिलाओं को पीटा गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, गुंडागर्दी देखिए आप। ये कानपुर की खबर है, कानपुर की तस्वीरें हैं। विरोध जताने पर यह हमला किया गया है। कानपुर में दबंगों की गुंडागर्दी देखिए आप। घर के अंदर घुसकर महिलाओं को पीटा है इन दबंगों ने। प्रभात लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रभात, की पूरी बात क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं ये बर्रा थाना क्षेत्र की हैं, जहां पर एक मामूली बात के लिए अगर दबंगों को मना किया जाता है तो दबंग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपने साथियों के साथ घर पर ही हमला बोल देते हैं। और जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि जिस तरह से वो पथराव कर रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की है। पथराव में एक दो लोग घायल भी हुए हैं, जिनको फिलहाल इलाज के लिए पुलिस ने हॉस्पिटल में भेजा है। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने दबंगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि कितने जो हौसले हैं वो दबंगों के कितने बुलंद हैं। उनको किसी का डर नहीं है, उनको किसी का खौफ नहीं है। और इसका अंदाजा इस बात लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो दबंगई कर रहे हैं, खुलेआम पत्थर चला रहे हैं, जिसमें लोग घायल भी हुए हैं। जी शुक्रिया आपका प्रभात, बिल्कुल आपने ठीक कहा। खुलेआम दबंगई, पत्थरबाजी, मारपीट, ये सब आप देख सकते हैं।
कानपुर में। इसके आगे इन्होंने घर के अंदर घुसकर महिलाओं को भी पीटा। इधर पीलीभीत में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी की एक घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के बीच एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अचानक दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। घटना की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन घटना के बाद से ही सारे आरोपी फरार चल रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा से मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी गिरफ्तार किए गए। जारचा पुलिस ने इनामी बदमाशों को पकड़ा है। बाइक लूट के मामले में ये दोनों बदमाश फरार थे। जारचा में, ग्रेटर नोएडा के जारचा में यह मुठभेड़ हुई है लुटेरों की पुलिस के साथ। 25-25 हजार के इनामी गिरफ्तार किए गए बाइक लूट के मामले में। ग्रेटर नोएडा से मुठभेड़ की खबर। नोएडा पुलिस सक्रिय। जारचा थाना इलाका जहां पर पुलिस ने इनामी बदमाशों को पकड़ा है। ग्रेटर नोएडा में बाइक लूट के मामले में फरार थे ये दोनों ही बदमाश। इधर बुलंदशहर में भी पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बदमाश का एक साथी मुठभेड़ के बीच भागने में कामयाब हो गया। इस गो तस्कर नदीम की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। जब ये बदमाश गुलावटी से बीबी नगर जा रहा था तो पुलिस ने घेराबंदी करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी है। आगरा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। बिजनौर में 7, सुल्तानपुर में 6, फिरोजाबाद में 3 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव निकले हैं। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में अब तक 7,445 लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं यूपी का। मामले सामने आना जारी कोरोना के। क्या देश में लागू लॉकडाउन फिर से बढ़ने वाला है? इन दिनों देश के लोगों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ देश भर में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान लोगों को पहले से ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं। क्या 31 मई से देश में लॉकडाउन हट जाएगा? क्या 1 जून से फिर से पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी? क्या 68 दिन बाद देश में फिर से जनजीवन सामान्य हो जाएगा? इकतीस मई को कोरोना लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद खत्म हो रही है और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या रियायतों के साथ देश में एक बार फिर कामकाज शुरू हो जाएगा? इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और इस बात पर चर्चा हुई कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए। गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने आगे के फैसले के लिए केंद्र सरकार को ही फैसला लेने को कहा है। हालांकि माना जा रहा है कि 31 मई से पहले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं।
लेकिन इस बार लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पहले से ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं। जगह 11 शहरों में अभी भी 80% जो अपने यहाँ इन्फेक्शन है वो 11 शहरों में है। तो 11 शहरों के लिए तो कुछ बनेगा ही। जो कंटेनमेंट जोन सैकड़ों के संख्या में आज देश भर में अलग अलग शहरों में है, वहाँ भी बनेगा। कुछ नए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम होंगे। तो कुछ तो ऐतिहासिक कदम तो उठाए जाएंगे। अब उसको लॉकडाउन 5 कहते हैं या क्या कहते हैं, ये 2 दिन रुकिए, इंतजार कीजिए, तब तक आपको पता चलेगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाती है तब भी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस और जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अब भी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय से उद्योग धंधे ठप होने की वजह से देश की आर्थिक सेहत को दोबारा दुरुस्त करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है और लॉकडाउन बढ़ाने की सुगबुगाहट भी तेज है, लगभग बढ़ना तय हो चुका है। इस बीच इबादत गाहों को खोलने की मांग भी उठने लगी है। धर्मगुरुओं ने सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धार्मिक स्थल खोले जाएं। जितने भी इबादत गाहें हैं, जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनको खोलने की परमिशन दी जाए और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे, उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या मास्क का मामला हो या नंबर ऑफ पर्सन की लिमिटेशन का मामला हो, इन तमाम चीजों पर अमल किया जाएगा। अभी तक जिस तरीके से चाहे रमजान हो, चाहे ईद हो या मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो फेस्टिवल्स आए हैं, जिस तरीके से सबने उस पर अमल किया है, वैसे ही हम सब लोग आगे भी अमल करते रहेंगे। और एक बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर पर फिर से मुहर लगी है। सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकार की सौगात मिली है। छात्रों को एमडीएम यानी मिड डे मील का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट मिलेगा। हर छात्र को प्राइमरी स्कूल में 374 रुपए मिलेंगे। अपर प्राइमरी में प्रति छात्र 561 रुपया कन्वर्जन कॉस्ट दी जाएगी। अभिभावकों के बैंक खाते में यह रकम भेजी जाएगी। 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा इसका। शिक्षकों को बैंक खाते और डिटेल जुटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो अभिभावकों के बैंक खाते में अब यह रकम भेजी जाएगी। 374 रुपए प्राइमरी के छात्रों को। सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकार की सौगात। मिड डे मील का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट, ये हर छात्र को प्राइमरी स्कूल में 374 रुपए मिलेगा। अभिभावकों के बैंक खाते में ये रकम भेजेगी सरकार। हमने आपको इस बारे में संकेत किया और देखिए हमारी खबर पर मुहर लगी। सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकार की सौगात अब मिलने जा रही है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। शैलेश, एक बार फिर से जो एबीपी गंगा ने बताया वही सच सामने आया है, दर्शकों को बताइए। रातें देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से स्कूल बंद हो चुके हैं और जो बच्चे हैं उनको जो मिड डे मील दिया जाता है वो भी दिया जाना बंद हो चुका है। इसी को लेके सरकार ने अब ये फैसला लिया था काफी दिन पहले कि जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों के खाते में ये जितने दिन स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ लॉकडाउन के समय का ही नहीं बल्कि जो ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की जो छुट्टियां हैं इसके दौरान का भी खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उतने दिन उस खाने को पकाने की कीमत यानी जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है उसको भी अभिभावकों के खाते में भेजा जाए। तो ये फैसला था और उसके बाद अब उस पर मुहर लग गई है और कल इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया।
इस बारे में हमने विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी दिए थे और उसी पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोविड का संकट काल चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार की तरफ से भी सभी को राशन की मदद पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत जो मदद, क्योंकि ये वो बजट था, ये वो राशन था, ये वो कन्वर्जन कॉस्ट थी जो विभाग को वैसे ही देनी ही थी, तो उसने अब वही कन्वर्जन कॉस्ट, वही राशन छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इस पूरी योजना में लगभग 800 करोड़, करीब 780 करोड़ रुपए जो है वो 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में भेजे जाने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है, जो छात्र संख्या है उसके हिसाब से। इसके अलावा जो प्राइमरी के बच्चे हैं और जो अपर प्राइमरी के, उनके खातों के लिए भी उनके जो अभिभावक घर है उनके लिए भी अलग अलग मात्रा फिक्स कर ली गई है कि उनके यहाँ कितना राशन दिया जाएगा। और ये जो मात्रा है, जो डेली वो खाना खाते हैं स्कूल में MDM का, उसमें जो खाना खाते समय कितनी क्वांटिटी एक बच्चे लग जाती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके छुट्टियों को कर जो राजकीय अवकाश है, संडे है, उनको जरूर कम किया गया है। तो 76 दिन निकले हैं, जिन 76 दिनों का खाद्यान्न अब इन लोगों को सरकार उपलब्ध कराएगी कोटेदारों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश। और 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है, और इसके लिए आज नोएडा सेक्टर 51 में NMRC ने मॉक ड्रिल भी किया। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा कराया गया। फर्श पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्टिकर भी चिपकाए गए। मेट्रो के गेट पर लोगों की स्कैनिंग की जा रही है, और जहां से लोगों को टोकन लेना है वहां पर भी स्टिकर लगाए गए। संभावनाएं जताई जा रही कि 31 मई को चौथे लॉकडाउन के खत्म होते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच का सफर आसान हो जाएगा। हालांकि सभी यात्रियों को आयुष ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। सबसे पहले हमें कोई चीज़ टच नहीं करनी, किसी मतलब मेन चीज़ जो हमें ना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है सर, मतलब 1 मीटर के दायरे में चल रहा है, और किसी मेटल से टच नहीं करना, कि किसी बंदे से टच नहीं करना, ना किसी चीज़ से ना पानी पीना, ना किसी कुछ लेना ना खाना, मतलब ये चीज़ रखनी है। मॉक ड्रिल में हमने ये करके देखा था कि जो पैसेंजर्स आएंगे उनको हम स्क्रीनिंग उनकी पहले कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग में हमारा मुख्यतया एक तो उनका टेम्परेचर लेंगे थर्मल स्कैनिंग करके, उसके अलावा उसके जो उनके फेस है वो कवर्ड रहना चाहिए, और तीसरा उनका आरोग्य सेतु का स्टेटस देखा जाएगा। जो तीनों में पास हो जाएंगे उनको फिर हम सैनिटाइज़र देंगे, हैंड सैनिटाइजर के लिए। अगर कोई सस्पेक्टेड निकलता है तो फिर उसके लिए हमने अलग एक जगह यहाँ पे रखी हुई है, वहाँ उसको बैठाया जाएगा, और जो यहाँ का हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल, उनसे कांटेक्ट करके और उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबर, श्रावस्ती में भूखे प्रवासियों ने हंगामा किया है। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। खाना और राशन किट न मिलने का आरोप लगा रहे हैं ये मजदूर। सैकड़ों प्रवासियों ने हाईवे पर जाम लगाया है। राशन किट में बड़े घोटाले की भी आशंका है। बड़ी खबर, श्रावस्ती में भूखे प्रवासियों ने हंगामा कर दिया है। तस्वीरें देखिए आप। राशन किट में घोटाले की खबर, भूखे प्रवासियों का हंगामा। राशन किट में बड़े घोटाले की भी आशंका। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। खाना और राशन किट न मिलने का यह आरोप लगा रहे हैं। अमान रिजवी हमारे संवाददाता श्रावस्ती से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमान, राशन किट में कैसा घोटाला?
वहाँ पे गिलोला बाजार। अभी अमान रिजवी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जाते हो इज्जत होती थी, तो घर पे जाइए तुम लोग। अमान, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह का घोटाला हुआ है राशन किट में। अगर पुलिस लाठी चार्ज कर 4 दिन कैमरा मारेंगे, बोले ये हो गया, क्या होगा, गलत होता है। अपने परिवार में जाओ, रोड पे मत बैठो, किसी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया हमारे सहयोगी से, लेकिन ये बड़ी बात, ये हंगामा अपने आप में। मुसीबत सिर्फ सोनभद्र के लोगों के सामने नहीं है, सवाल सिर्फ सरकारी मशीनरीज का नहीं है, बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों के सामने भी है। मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक उमेश मलिक के बेटे शुभम मलिक को लेकर बखेड़ा छिड़ गया है। मसला है एक बयान का, जिसमें अमेरिका की तारीफ के साथ भारत की आलोचना थी। अब इसे लेकर शामली में हुई खाप पंचायत में शुभम से माफी मांगने को कहा गया है, नहीं तो खाप से बाहर करने की धमकी दी गई है। विधायक हैं बुढ़ाने से, उनके पुत्र शुभम मलिक ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के प्रति की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जब तक वो बच्चा हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारी खाप से माफ़ी नहीं मांगता, हम उसे किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे। और ऐसे आदमी को जो है, ये सामाजिक नहीं है, ये हमारे समाज को तोड़ने की इनकी नीति है और हम इसका घोर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। खाप के दूसरे लोगों का कहना है कि अगर विधायक का बेटा माफी नहीं मांगता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग मुख्यमंत्री से की जाएगी। इन लोगों का तर्क है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, वो देश का अपमान कैसे कर सकता है। ऐसे में अगर माफी नहीं मांगी जाती तो बिरादरी से बाहर करने में भी नहीं हिचका जाएगा। एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं देश से माफ़ी मांगे और अपनी खाप से माफ़ी मांगे। अगर मैं देश से और खाप से माफ़ी नहीं मांगता तो जो है मतलब यहाँ ये खाप उसका बहिष्कार करेगी, उससे जो है खाप से कोई वास्ता मतलब नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस देश से उसकी नागरिकता भी खत्म होनी चाहिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना। बेटे के बयान पर बवाल भले ही हिंदुस्तान में मचा हो, लेकिन बेटे को खबर है, इसीलिए बेटे ने अपनी सफाई भी दी है और अपने बयानों पर घेरने वालों से सवाल भी पूछे हैं। मैं जानता हूं कि रामायण और महाभारत का अंतर क्या है। मैं जानता हूं संजीवनी बूटी कौन लाया था। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर का नाम रामायण हो और वो ये भी ना जानता हो कि संजीवनी बूटी श्री हनुमान लाए थे। हनुमान लाए थे लक्ष्मण के लिए। ना मैं आलिया भट्ट जैसा हूं जो ये भी ना जानती हो
कि उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जिसे दुख होता है जब उसकी भारत माँ के बारे में कोई कुछ कहता है, लोग उस चीज को सहन नहीं करते, मुझे देशद्रोही बुलाते हैं। इस मामले पर फिलहाल उमेश मलिक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खाप पंचायत के इस फैसले को लेकर अभी ये साफ होना बाकी है कि विधायक क्या जवाब देते हैं। शुभम मलिक फिलहाल हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने जवाब भी वहीं से दिया है और बयान भी वहीं से, लेकिन खाप और सियासत के सवालों का सामना उनके पिता को करना पड़ रहा है। ऐसे में खाप का अगला कदम बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।